प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का दीक्षा स्पेशल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम राजस्थान के चारों प्राकृतिक विभागों के निर्माण काल के बारे में थोड़ा सा विवेचन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राजस्थान के जो चारों प्राकृतिक विभाग हैं, ये पश्चिमोत्तर थार का मरुस्थल, ये मध्य की अरावली पर्वत श्रृंखला, ये उत्तरी पूर्वी उपजाऊ मैदान, या हम इसे गंगा यमुना के मैदान का भाग भी कहते हैं। और आखिरी चौथा भाग दक्षिणी पूर्वी हाड़ौत का पठार। आप लोग भली भांति जानते हैं कि मध्य की अरावली पर्वत श्रृंखला गोंडवाना लैंड का भाग है, और इसी प्रकार दक्षिणी पूर्वी हाड़ौत का पठार भी गोंडवाना लैंड का भाग माने जाते हैं। शेष दोनों प्रदेश यानी पश्चिमोत्तर थार, ये तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है, और उपजाऊ मैदान भी 33 महासागर का अवशेष माना जाता है। अर्थात राजस्थान के दो प्राकृतिक विभाग यानी मध्य की अरावली और हाड़ौत का पठार दोनों ही गोंडवाना लैंड के भाग माने जाते हैं, जबकि पश्चिमोत्तर थार और उपजाऊ मैदान दोनों ही 33 सागर के अवशिष्ट भाग हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि गोंडवाना लैंड और 33 महासागर क्या है। अल्फ्रेड वेगनर एक भूवैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने सबसे पहले बताया कि एक समय ऐसा था जब पृथ्वी के सारे द्वीप और महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, और उस समय हमारी पृथ्वी का स्वरूप कुछ कुछ ऐसा था। ये वाला भाग मोटे तौर पर यूरेशिया था। आज भी यूरोप और एशिया आपस में संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं। ये वाला भाग आज का उत्तरी अमेरिका था। इसी प्रकार ये दक्षिणी अमेरिका, ये वर्तमान का अफ्रीका महाद्वीप, ये भारतीय उपमहाद्वीप, ये वर्तमान का ऑस्ट्रेलिया वाला भाग, और ये अंटार्कटिका महाद्वीप। इस प्रकार से ये सारे भूभाग आपस में जुड़े हुए थे, और सारे भूभाग आपस में मिलकर एक ही महाद्वीप पेंजिया का निर्माण करते थे।
वैगनर के अनुसार केवल एक ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था और उसका नामकरण उन्होंने पेंजिया किया, और इसका तात्पर्य होता है यूनाइटेड लैंड, यानी जुड़ी हुई भूमि। क्योंकि सारे द्वीप महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और एक ही विशाल भूखंड यानी सुपर कॉन्टिनेंट था, उसका नामकरण किया उन्होंने पेंजिया। चारों तरफ एक ही विशाल महासागर था। वर्तमान की तरह न तो अंध महासागर था, न हिंद महासागर और न ही प्रशांत महासागर। चारों ओर एक ही विशाल महासागर का विस्तार था और इसका नामकरण किया गया पैंथालासा। वैगनर का मानना है कि ये स्वरूप पृथ्वी का लगभग कार्बनी फेरस काल के पूर्व तक रहा, और कार्बनी फेरस काल में इस सुपर कॉन्टिनेंट यानी पेंजिया का विभाजन हो जाता है। कैसे, आइए समझते हैं। इस सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया के विभाजन के परिणाम स्वरूप दो कॉन्टिनेंट का जन्म होता है और इनका नामकरण किया गया। जो उत्तरी कॉन्टिनेंट था इसका नामकरण हुआ लॉरेशिया, जिसे हम लोग अंगारा लैंड के रूप में भी जानते हैं। और जो दक्षिणी महाद्वीप बना, बस यही गोंडवाना लैंड कहलाया। और तब बीच में एक नया सागर बना। इस महासागर का नाम तैतीस महासागर पड़ा। तो हमारा जो राजस्थान के चारों प्राकृतिक विभाग हैं वो इसी 33 महासागर और इस गोंडवाना लैंड से निर्मित माने जाते हैं। एक बार मैं आपको पृथ्वी के जीवन की जो सारिणी है वो प्रदर्शित करना चाहूंगा, ताकि हम भली भांति समझ सकें कि ये चारों प्राकृतिक विभाग कब कब निर्मित हुए और इनके बनने का क्रम क्या था। पृथ्वी के जीवन का जो प्राचीनतम महाकल्प है वो पैलियोजोइक महाकल्प कहलाता है, और ये भी आगे कुछ कल्पों में विभाजित है, जैसे कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बनीफेरस और
पर्मियन। दूसरा जो महाकल्प है ये मेसोजोइक महाकल्प कहलाता है। यह महाकल्प भी 3 कल्पों में उपविभाजित है, ट्रियासिक, जुरेसिक तथा क्रिटेशियस। तीसरा जो महाकल्प है सेनोजोइक नाम से जाना जाता है। यह भी आगे कुछ कल्पों में विभाजित है, पैलियोसिन, इयोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। और चौथा महाकल्प नियोजोइक कहलाता है, और यह भी प्लीस्टोसिन और होलोसिन में विभाजित है। जहां तक राजस्थान के निर्माण की बात है, हमें खास करके कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस और इयोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन और प्लीस्टोसिन को हमें ध्यान रखना है। हालांकि इनमें से अभी मैं केवल 3-4 कल्पों को ही आपको समझा पाऊंगा, बाकी फिर कभी हम इसके ऊपर अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने भली भांति सुना है कि अरावली प्री कैम्ब्रियन है। हालांकि ये जो वर्गीकरण दिया हुआ है इसमें पैलियोजोइक प्राथमिक कल्प कहलाता है, और इसका जो प्राचीनतम युग है कैम्ब्रियन है, परंतु वास्तव में अरावली का निर्माण इस कैम्ब्रियन से ही पूर्व हो चुका था, इसीलिए अरावली प्री कैम्ब्रियन कहलाती है। यानी पैलियोजोइक से पूर्व भी पृथ्वी के जीवन के संबंध में 3 कल्प हुए हैं, और वे प्री कैम्ब्रियन का भाग माने जाते हैं, और ये है इयोजोइक, आर्कियोजोइक, तथा प्रोटेरोजोइक। हमारी अरावली जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से निर्मित है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि अरावली का जब उत्थान हुआ तो उसके बाद में इस पैलियोजोइक महाकल्प के प्रारंभिक काल में वह पुनः समतल हो गई, और उसके पश्चात पुनरुत्थान होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कभी आपसे पूछा जा सकता है कि अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई किस काल में थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्तमान में अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची है, और अरावली की औसत ऊंचाई लगभग 930 मीटर है। पर एक समय ऐसा था विद्वानों के अनुसार जब हिमालय की ऊंचाई वर्तमान हिमालय से भी अरावली की ऊंचाई वर्तमान हिमालय से भी अधिक ऊंची थी, और वो पीरियड था कार्बोनिफेरस। इस काल में ऐसा माना जाता है कि हमारी अरावली भी हिमाच्छादित रही होगी, और इस बात का प्रमाण ही हमारे जोधपुर में पाप बोल्डर्स नामक जो संरचनाएं हैं वो इस बात का परिणाम है प्रमाण है। तो जहां तक अरावली की बात है, इन चारों प्राकृतिक विभागों में से अरावली राजस्थान का प्राचीनतम भाग है, क्योंकि अरावली प्री कैम्ब्रियन है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि अरावली के बाद में किसका नंबर आना चाहिए? क्या वो पश्चिमोत्तर थार है, या उत्तरी पूर्वी उपजाऊ मैदान है, या दक्षिणी पूर्वी हड़ौत का पठार है? तो अरावली प्राचीनतम है। सबसे पहले अरावली वाले भाग का निर्माण हुआ। अब हमें ध्यान देना है कि क्रिटेशियस वो काल था जब भारतीय महाद्वीप पर लावे का दरारी उद्भेदन हुआ।
लावा दो प्रकार से जमीन पर प्रकट होता है, एक तो ज्वालामुखियों के माध्यम से और दूसरा दरारी उद्भेदन के माध्यम से। जब धरातल पर दरारें पड़ जाती है और उन्हीं में से पिघला हुआ लावा बाहर आता है और बहुत बड़े भूभाग पर वो जमा हो जाता है। तो भारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये हमारा भारत है और ये वाला संपूर्ण भाग लावे से बना हुआ है। यानी इस वाले भाग पर लावे का जमाव है, या यूं कह दें कि ये लावा पठार है। और इसके अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, जैसे ये कर्नाटक का पठार है, ये महाराष्ट्र का पठार है, ये हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के मालवा का पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार है। तो इस प्रकार अलग अलग जगह इसके अलग अलग नाम है। और इस पठार का निर्माण क्रिटेशियस काल में माना जाता है, यानी मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में। तो कार्बनीफेरस काल में तो विभाजन होता है पेंजिया का, और उसके बाद में क्रिटेशियस काल में इसी भारतीय खंड पर लावे का जमाव होता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि चूंकि अरावली प्री कैम्ब्रियन है और इसके बाद में सेकंड नंबर पर क्रिटेशियस काल में इस लावा पठार का निर्माण होता है। ये जो हमारा हाड़ौत का पठार है ये इसी का विस्तार है, और इसका विलय आगे चलकर मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में होता है। और दोनों ही मोटे तौर पर भारत के इस प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग माने जाते हैं। अब तीसरी संरचना कौन सी है? देखिए कि जुरेसिक काल में इस गोंडवाना लैंड का भी आगे उप विभाजन होता है, और ये जो भारतीय खंड था ये अलग होकर उत्तर पूर्व की ओर खिसकता है। कैसे, जरा देखें। ये वाला भाग यूरेशिया है, जिसे हमने अंगारा लैंड कहा है, और इसका ये वाला भाग यूरेशियन प्लेट है और ये उत्तरी अमेरिकन प्लेट है। तो ये यूरेशियन वाला भाग था, और ये भारतीय जो खंड था यहाँ से अलग होकर धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर खिसकता है। जुरेसिक काल में अलग होता है और धीरे धीरे उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा है। और तब यहाँ पर 33 महासागर का तलछट जमा हुआ था। जिस समय गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ, भारी मात्रा में सेडिमेंट्स का जमा हुआ और वो 33 सागर में था। 33 सागर एक उथला महासागर था। तो जिस समय ये भारतीय प्लेट वाला भाग धीरे धीरे जाके इस यूरेशियन प्लेट से टकराता है, तो यहाँ पर जो भी सेडिमेंट्स थे इनके ऊपर दबाव बनता है, और धीरे धीरे वो सेडिमेंट्स अवसाद ऊपर की ओर उठते हैं। ये जो ऊपर उठा हुआ भाग था ये ही भविष्य का हिमालय बना। तो ये वाला जो काल है ये इयोसिन मायोसिन के आसपास का काल है, जबकि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाके टकराती है, और तब 33 महासागर के अवसाद ऊपर की ओर उठते हैं, और धीरे धीरे ज्यों ज्यों ऊंचाई बढ़ती है हिमालय का निर्माण होता है। हिमालय का निर्माण भी विभिन्न चरणों के दौरान हुआ है, अलग अलग भाग अलग अलग समय पर निर्मित हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि इयोसिन काल में महान हिमालय का अस्तित्व हुआ और उसके बाद में लघु हिमालय का हुआ। हम इसी मैप में समझने की कोशिश करते हैं। ये हिमालय है हमारा, और जिस समय ये प्लेट जाके टकराती है हिमालय के निर्माण के साथ ही ये वाला जो भाग है ये नीचे की ओर झुक जाता है, और विद्वानों ने इसी को नाम दिया है भू अभिनति गर्त। भू अभिनति गर्त। अब एक तरफ तो ये वाला भाग नीचे धंस जाता है
और साथ में ही उत्तरी भाग हिमालय के रूप में ऊपर उठता है। जो जो हिमालय का उत्थान हुआ, ऊंचाई बढ़ी, इस भाग में मानसून प्रक्रिया भी सक्रिय हुई और तब धीरे धीरे हिमालय से नदियों का उद्गम हुआ। हिमालय से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी का उद्गम होता है और उसका नाम दिया गया है इंडो ब्रह्म नदी। ऐसा माना जाता है कि वो महान हिमालय के पीछे आसाम के क्षेत्र से निकलकर और वर्तमान में जहां पाकिस्तान का कराची शहर है, वहां पर अरब सागर में अपना जल विसर्जन करती थी और इस नदी को नाम दिया गया इंडो ब्रह्म। पास को एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने इसको इंडो ब्रह्म नाम दिया है। पिलग्रिम नाम के दूसरे विद्वान ने इसका नाम शिवालिक दिया है। जिस समय बाह्य हिमालय यानी शिवालिक का उत्थान हुआ, कहते हैं कि भारतीय प्लेट पर एक जर्क लगा, धक्का लगा और उस धक्के के परिणाम स्वरूप ये इंडो ब्रह्म नदी यहाँ से खंडित हो गई और तब इसका झुकाव उधर तो था ही, पर इधर वाले भाग का झुकाव इधर हो गया और इसी का ये परिणाम हुआ कि यह नदी दो मुख्य प्रणालियों में बट गई। ये वाली प्रणाली कहलाई ब्रह्मपुत्र प्रणाली और ये कहलाई सिंधु प्रणाली। परंतु इसी बीच में एक नए सिस्टम का और उदय हुआ और वो था गंगा यमुना प्रणाली। जिस समय हिमालय का निर्माण होता है, ऐसा माना जाता है कि उससे काफी अवशिष्ट पदार्थ लुढ़क लुढ़क कर इस गर्त में समा गए। ये जो भू अभिनति गर्त था, ये उन अवशेषों से पट गया और लगभग समतल हो गया और उसके पश्चात नदियों का उद्गम हुआ। हिमालय के ठीक दक्षिण में इस मैदान के 3 भाग माने जाते हैं। सबसे पहली पट्टी जो है वो भाबर पट्टी कहलाती है। भाबर हिमालय के दक्षिण की वो पट्टी है जहां हिमालय से लुढ़क कर आए हुए बड़े बड़े पत्थरों का जमाव है और जब नदियां आती है तो वो उन्हीं पत्थरों के मध्य समा जाती है। नदियों की कोई निश्चित वाहिकाएं नजर नहीं आती, परंतु उन बड़े बड़े गोलाश्म और पत्थरों के बीच में ही विशाल मात्रा में उन नदियों का जल होता है। तो उस पट्टी को भाबर नाम दिया गया है। भाबर के दक्षिण में दूसरी पट्टी कहलाती है तराई। तराई वो भाग है जहां दलदली दलदल है, चारों तरफ पानी पानी नजर आता है और वनस्पतियों का पूरा आवरण फैला हुआ है। और इस तराई के दक्षिण का जो तीसरा भाग है, ये तीसरा भाग ही जलोढ़ मैदान कहलाता है, एल्यूवियल प्लेन। तो नदियों द्वारा जो सेडिमेंट्स और जो जलोढ़ यानी एल्यूवियल जो बहाकर लाया गया, वो इस पूरे मैदान में चारों तरफ फैल गया और उसी से हमारा वर्तमान का गंगा यमुना का मैदान। और चूंकि ये गंगा यमुना आगे जाकर ब्रह्मपुत्र में विलीन होती है, जो कि बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, ये पूरा का पूरा एक ही मैदान है जो कि आसाम तक विस्तृत है। और ये चूंकि भारत का उत्तरी भाग है और ये पूर्वी भाग है, तो ये जो भारत का उत्तरी और पूर्वी मैदान है, इसी को यहाँ पर राजस्थान में भी उत्तरी पूर्वी उपजाऊ मैदान कहा गया है। ये राजस्थान का उत्तरी पूर्वी उपजाऊ मैदान भारत के उत्तरी पूर्वी उपजाऊ मैदान के संदर्भ में है, क्योंकि राजस्थान का तो उत्तरी भाग ये है, जबकि इस मैदान का विस्तार तो पूरे दक्षिण तक है। पर ये भारत के संदर्भ में कहा जाता है, इसीलिए हम कहते हैं उत्तरी पूर्वी उपजाऊ मैदान का भाग। और इसी प्रकार ये मैदान, चूंकि यहाँ की नदियां भी, जैसे चंबल नदी, ये चंबल नदी आगे जाके ये यमुना में मिल रही है। बनास नदी ये जाके चंबल में मिल रही है। काली सिंध, पार्वती, आहू, परवन, ये सारी नदियां अंततोगत्वा जाके यमुना में मिल रही है और यमुना इससे आगे जाके गंगा में मिल रही है और गंगा जाके जमुना में मिल रही है। यानी ब्रह्मपुत्र जो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, उसमें विलीन हो रही है और वो आगे जाके पद्मा बन जाती है और तब पद्मा मेघना में विलीन होकर मेघना के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार हमारा ये जो मैदान है,
ये लगभग हिमालय के बनने के बाद में निर्मित हुआ। तो ये मैदान आज भी लगातार नित नई उपजाऊ मिट्टियों द्वारा उपजाऊ बनाया जा रहा है। इस मैदान का निर्माण आज भी लगातार जारी है, चाहे वो बनास का मैदान हो और चाहे वो चंबल बेसिन हो। अब जहां तक इस पश्चिमोत्तर थार के मरुस्थल की बात है, जिस समय हिमालय का उत्थान हो रहा था, उस समय यहाँ से 33 महासागर दूर हटना प्रारंभ हो गया। यानी कि इयोसिन मायोसिन काल तक पश्चिमोत्तर थार वाले भाग पर विशाल 33 महासागर हिलोरे मारता था और धीरे धीरे ये यहाँ से आगे खिसक गया। तो इस प्रकार सबसे पहले कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली का निर्माण हुआ। देन दूसरे नंबर पर क्रिटेशियस काल में लावा पठार बना, यानी हाड़ौत का पठार। तीसरे नंबर पर बनता है पश्चिमोत्तर थार का मरुस्थल। और चूंकि ये मैदान तो आज भी नित नई उपजाऊ मिट्टियों द्वारा बिछाया जाता रहा है, आगे इसकी वृद्धि हो रही है, तो इसलिए ये आज भी निर्माणाधीन है। ये राज्य का नवीनतम प्राकृतिक विभाग है। तो ये चारों प्राकृतिक विभाग का क्रम है। सबसे पहला अरावली, दूसरे नंबर पर दक्षिणी पूर्वी हाड़ौत का पठार, तीसरे नंबर पर पश्चिमोत्तर थार और चौथे नंबर पर हमारा उत्तरी पूर्वी उपजाऊ मैदान। कैसा लगा हमें बताइएगा। दीक्षा का प्रयास है कि हम आपको शुद्ध सामग्री आप तक पहुंचाएं। वास्तव में हमारा ये प्रयास एक शुद्ध के लिए युद्ध की कड़ी है, क्योंकि बच्चों के पास अच्छी सामग्री का अभाव है। हालांकि बाजार में खूब सारी सामग्री उपलब्ध है, परंतु शुद्ध सामग्री आज भी बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं है। दीक्षा परिवार का प्रयास है कि हम आपके लिए नवीनतम सामग्री लाएं। यहाँ तक कि आप चाहें तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके हमारे स्पेशल सेमिनार जो समय समय पे आयोजित किए जाते हैं, उनमें आप भाग ले सकते हैं और अपनी ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं। थैंक यू। हमें इंतज़ार रहेगा आपसे संपर्क का।